हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और आपकी पढ़ाई भी खूब अच्छी चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनकी स्टेबिलिटी, ऑक्टेट, डबलेट वगैरह इन सब के बारे में पढ़ लिया था और बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। और आई होप कि आपको भी बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट्स वगैरह। अब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और कैसे हम कहेंगे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अब क्या कहा गया था कि कोई भी जो एटम है उनके एटॉमिक नंबर सेम नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसा बोला गया था। तो एटॉमिक नंबर को उन्होंने क्या देखा था, जब एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके थे, जो कि कौन कौन से थे हमारे, वो थे हमारे न्यूट्रॉन था और प्रोटॉन और लास्टली हमारा प्यारा सा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि सराउंडिंग में चक्कर काटता रहता है। तो ये जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई थी, फिर उन्होंने क्या सोचा कि किसका यूज किया जाए और उसकी हेल्प से हम क्या करें, किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। फिर उन्होंने सोचा अरे भैया नहीं, इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है बेटा, कभी बाहर निकल गया, कभी वापस आ गया, कभी 2 निकल गए, कभी 3 आ गए, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो एक जगह पे टिक के ही नहीं बैठता, वो तो बाहर आता जाता रहता है, घूमता रहता है। तो ऐसे इंसान के भरोसे तो घर नहीं छोड़ा जाता ना। तो ऐसे ही एटम के भरोसे, इलेक्ट्रॉन के भरोसे एटम के एटॉमिक नंबर को नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। तो अब क्या होगा, उन्होंने सोचा चलो न्यूट्रॉन ले लेते हैं। अब न्यूट्रॉन भी क्या है, न्यूट्रॉन भी कम ज्यादा होते रहते हैं। किसी में न्यूट्रॉन कह सकते हैं इतने हैं, तो किसी में और ज्यादा है, कहीं कम है। मतलब न्यूट्रॉन भी, किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते। फिर उन्होंने सोचा कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो कि फिक्स हो, जो ना तो कह सकते इंक्रीज हो और ना ही डिक्रीज हो। और वो कौन था हमारा, वो थे हमारे प्यारे से प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन के बेसिस पे क्या रखा गया, एटॉमिक नंबर्स रखे गए, ठीक है। अब प्रोटॉन क्या था, ये हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल एटम के बारे में। अब देखो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लिया कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि हमने ले लिया ऑक्सीजन। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना बच्चा, 8 है। अब 8 किसको डिनोट कर रहा है, 8 डिनोट कर रहा है कि इसके पास 8 तो इलेक्ट्रॉन है और 8 ही इसके पास क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स तो, ये तो इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो भाग भी सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वैलेंसी के बारे में पढ़ा था हमने, स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहे थे वो एटम्स, वो वही तो कर रहे थे, या तो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे थे या फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे थे। समझ गए बात को? यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स है ही नहीं, तो इसके भरोसे तो एटॉमिक नंबर नहीं ले सकते हम। अब हम किसके भरोसे ले सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के भरोसे जो फिक्स है, जिनकी पोजीशन भी फिक्स है और जिनके नंबर्स भी फिक्स हैं। बस उसी के भरोसे जो है किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर डिनोट किया जा सकता है, और वो थे हमारे प्रोटॉन, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हमने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन में प्रोटॉन क्या रहेंगे, 8 ही रहने वाले, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे इनको स्टेबल होना हो, चाहे ऑक्टेट पूरा करना हो, कुछ भी करना हो, प्रोटॉन सेम रहने वाले, प्रोटॉन कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। ऐसे जैसे कि एल्यूमिनियम की बात करते हैं। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 13 होता है। तो यहाँ पर कितने होते हैं, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, और 13 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन तो 14 होते हैं। अब बोलो क्या रहा, सेम डिफरेंट हो गया ना। तो यही तो प्रॉब्लम थी कि न्यूट्रॉन पे भरोसा नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन पे नहीं कर सकते, भरोसा सिर्फ किस पे किया जा सकता है, प्रोटॉन पे। कि भाई प्रोटॉन ही एक ऐसा शरीफ बंदा है जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं और उसके सहारे एटम को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन के बेसिस पे ही क्या रख दिया गया, एटॉमिक नंबर रख दिया गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या होता है, उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं। यानी कि हम ये लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है बच्चा, एटॉमिक नंबर होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। समझ में आ गया? यही क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है।
एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है वही क्या हो जाएगा? उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब ये जो एटॉमिक नंबर था भाई, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से लेटर का चुनाव किया गया? उसका चुनाव किया गया जेड का। यानी कि कोई भी एलिमेंट है, एटम है, उसके एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर मान लो अब हमें लिख दिया जाए कि जेड इज इक्वल टू 17, तो ये क्या है भैया? ये उस एटम का एटॉमिक नंबर है। और 17 किसका एटॉमिक नंबर होता है? 17 होता है क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन का। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो हमें क्या लिख दिया जाए? हमें लिख दिया जाए कि Z इज इक्वल टू 14। तो Z इज इक्वल टू 14 का मतलब क्या है बच्चा? Z इज इक्वल टू 14 का मतलब है कि ये किसी एटम का एटॉमिक नंबर है। और 14 किसका एटॉमिक नंबर होता है? आपको बहुत अच्छे से पता है किसका होता है, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, लिख दिया? सिलिकॉन ही लिखा होगा, मुझे पता है, बहुत होशियार मेरे बच्चे। अब देखो, तो ये हो गया भैया हमारा एटॉमिक नंबर। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है? वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें पता है प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। यानी कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कौन डिटरमाइन करता है? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमाइन करते हैं। ऑफकोर्स ये भी हम कर चुके हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड, छोटा मत लिख देना। All atoms of an element have the same atomic number। यानी कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सभी का एटॉमिक नंबर सेम होने वाला है। कैसे? देखो, अब मान लो एक ऑक्सीजन जो गैस है वो एक एटम से तो बनी हुई नहीं है। ठीक है, क्या है? बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या करते हैं? ऑक्सीजन का मोलिक्यूल बनाते हैं। देखो, जैसे कि ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ मिलकर क्या करता है बच्चा? ऑक्सीजन का मोलिक्यूल बनाता है। और जब ऑक्सीजन के मोलिक्यूल आपस में मिलकर क्या करते हैं? हमारे पूरे एनवायरनमेंट की जो इतनी सारी ऑक्सीजन गैस भरी हुई है जिसमें हम सांस लेते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है? यानी कि ये जो ऑक्सीजन गैस है वो एक एटम से नहीं बनी हुई, वो बहुत सारे लाखों करोड़ों एटम से बनी हुई है। तो ये यही कह रहा है कि किसी एक एलिमेंट के चाहे कितने भी एटम्स हो, सभी का एटॉमिक नंबर क्या रहने वाला? सेम रहने वाला। यानी कि इस ऑक्सीजन गैस के ये चाहे कितनी ही ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी हुई हो, सभी ऑक्सीजन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है। 16 ही रहेगा सभी का, सॉरी 8, 16 तो मास होता है ना इसका। तो सभी गैसेस का, ऑक्सीजन एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोसेस। यानी कि एलिमेंट्स को हम किससे डिफाइन करते हैं? उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी से हम उनको डिफाइन करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जेड की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन के पास क्या है? सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। समझ गए बात? उसको न्यूक्लियस में ऐसे ही जैसे कि कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो अब ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि कार्बन के पास उसके न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने प्रोटॉन है? 6 ही प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये हमारे जो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी। द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं मास नंबर। यानी कि मास नंबर क्या होता है? देखिए, मास यानी कि एटॉमिक नंबर तो अब दे दिया साइंटिस्ट ने, अब उनके पास क्या थी? अब उनको चिंता थी कि अब ये मास नंबर क्या होता है, इसको कैसे निकालें। तो इसका हमने देखो, रदरफोर्ड ने बताया था कि कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसका जो पूरा का पूरा मास जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है बच्चा? उसके सेंटर में स्टोर होता है। और उसके सेंटर को उन्होंने क्या नाम दिया था? उसके सेंटर को उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। और सेंटर में कौन स्टोर होता है एक्चुअल में? उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्टोर होते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। यानी कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके कहाँ रिसाइड करता है भाई? उसके न्यूक्लियस में रिसाइड करता है। और न्यूक्लियस में कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियस बोला गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो मास नंबर है वो किससे बना हुआ है? उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है ना? यही तो कहना चाह रहा है वो। तो ये लो, ये आ गई हमारी मास नंबर की डेफिनेशन। क्या ही था इसमें? ठीक है, मास नंबर हो समझ में आ गया? मास नंबर क्या होता है? मास नंबर वी कैन डिफाइन एज दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स
सॉरी सम ऑफ कह सकते हैं, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट अगर हम उसके प्रोटॉन्स और उसके न्यूट्रॉन्स का सम कर दें तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, उसका मास नंबर मिल जाएगा। अब जो मास नंबर जो होता है बच्चा, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। और प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वही स्मॉल पी से। न्यूट्रॉन को किससे करते हैं, स्मॉल एन से। यानी कि ये आ गया हमारा फार्मूला किसके बीच में, एक तरह से कह सकते हैं रिलेशन आ गई हमारी किसके बीच में, उसके मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बीच में। अब देखो हम किसी भी एलिमेंट का कह सकते हैं, हम न्यूट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लिया, या फिर कह सकते हैं उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए होंगे, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या कह रहा है वो, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चा, 12 यूनिट होता है, ठीक है। हम अच्छे से जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 यूनिट होता है। अब ये 12 यूनिट किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अरे तभी तो उसका मास 6 + 6 यानी कि 12 यूनिट होगा, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम की, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, 27 यूनिट। अब 27, अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है ना, मैं देखो हमारी रिलेशन क्या थी, A = P + N, P हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और N क्या है हमारे न्यूट्रॉन। अब हमें इसका एल्यूमिनियम का क्या दे दिया, मास दे दिया, कितना दे दिया बच्चा, 27 यूनिट। अब प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन है बच्चा उसका एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 13। तो क्या हम यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 13 उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चा, इसके माइनस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n हमारा आ जाएगा 27 - 13, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 14। तो एल्यूमिनियम के पास न्यूट्रॉन कितने आ गए, 14 आ गए। देखो यही वो कह रहा है। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। क्या होता है ये, एक तरह से सम होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यही क्या होता है, मास नंबर होता है। अब देखो किसी भी एलिमेंट के उसका जो पूरा जो नोटेशन है, जो सिंबल है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बताने का तरीका क्या है कि कोई भी जो एलिमेंट है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, उसका एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया बच्चा, O हो गया, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड में बॉटम की तरफ क्या लिखते हैं हम, उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के लेफ्ट साइड में इसकी जो ऊपर वाली साइड होती है, ऊपर वर्टिकली, वहां पर हम क्या लिखते हैं, इसका मास नंबर। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 यूनिट होता है, 16 है भैया ये, ठीक है। तो ये क्या है, किसी भी एलिमेंट को लिखने का तरीका है। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन को दिखा रहा है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 7 होता है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ, और जो उसका मास होता है उसको कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ, जो कि कितना होता है, 14 यूनिट। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8। देखो अब प्रोटॉन भी इक्वल है, न्यूट्रॉन भी सॉरी इलेक्ट्रॉन भी इक्वल है, मतलब क्या है कि न्यूट्रल एटम होगा, है ना, तभी तो इक्वल है। अब न्यूट्रल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हमें क्या करता है भाई, उसका एटॉमिक नंबर बताता है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बच्चा, ये तो आप भी बता सकते हो। अरे भैया एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर मतलब क्या पूछ रहा है, उसके नंबर ऑफ हमसे प्रोटॉन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उसी ने दे दिया हमें, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 पे कौन सा एलिमेंट होता है बच्चा, ऑक्सीजन होता है। अब क्या पूछ लिया इसने, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेला भाई, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज हम कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम चार्ज को, ये हमारा ऑक्सीजन है, 8 प्रोटॉन का मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा है वो। अब इसके हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, फर्स्ट सेल में कितने आएंगे बेटा, 2 आएंगे, अगली सेल में कितने आएंगे, 6 आएंगे। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे हैं और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ कैसा चार्ज लेकर आएगा, नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। अगर कितने नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उतना नेगेटिव, यानी कि -2 क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा।
अरे भूल तो नहीं गए, पिछले चैप्टर में पढ़े तो थे हमने कैसे चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नहीं भूले हो ना, तो इनके चार्ज आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ नाइट्रोजन के, आपको नाइट्रोजन का चार्ज मुझे बताना है। ठीक है, और आपको मुझे कैल्शियम का चार्ज बताना है, और आपको मुझे बताना है सल्फर का चार्ज। इन तीनों के चार्जेस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चा, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।